क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे फिजिक्स का जिसमें पढ़ेंगे गति। गति क्या है? तो गति किसी भी वस्तु का गति वह अवस्था है जो समय के साथ अपना स्थान और अवस्था में परिवर्तन करता है, उसे हम गति कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि स्थान को भी परिवर्तित करे और अवस्था को भी। अवस्था को परिवर्तन करेगा या स्थान को परिवर्तन करेगा उसे हम गति में समझेंगे। यानी समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करना गति कहलाता है। समय के अनुसार अपने स्थान में परिवर्तन करना गति कहलाता है। इसी को हम मोशन कहते हैं। यहाँ जानेंगे विराम। यदि कोई वस्तु समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो वह वस्तु विरामा में। गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उसे गति कहते हैं, मोशन कहा जाता है। विराम और गति के पद के सापेक्षिक हैं कुछ, यानी विराम और गति दोनों पद सापेक्षिक होते हैं। गति के प्रकार, गति अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक गति। रैखिक गति, इनमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली हमेशा सीधी रेखा में चली गई, रैखिक गति कहलाती है। दूसरा है इनमें वस्तु वृत्त पर चलती है। कौन गति है? तो वृत्तीय गति। इसका जो होगा दूसरा नंबर होगा वृत्तीय गति। वृत्त पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तीसरा है दोलनी गति। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है। चौथा है आवर्त गति। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है, जैसे झूले की गति। ये हो गई आवर्त गति। दोलन गति हो गई, एक बिंदु रहेगा और वहां से ये आगे पीछे होगा, दोलन गति। वृत्तीय गति में एक वृत्त के एकदम अक्ष पर ही घूमते रहेगा और रैखिक गति एकदम सीधा चलता है। तो गति जो होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति। गति का हम वर्णन करेंगे। ऐसे स्थानों को निर्देशक बिंदु या मूल बिंदु से निर्देशित किया जाता है और बताया जाता है कि जो कण है, जो वस्तु है, उस समय के अनुदिश अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। सरल रेखा पर आधारित गतिशील कण की स्थिति। तो सरल रेखा मतलब सीधी रेखा पर जब वस्तु कंपन कर रही हो या गति कर रही हो तो। पहला है इस रेखा पर कोई मूल बिंदु चुनना होगा। हम कहीं पर मूल बिंदु मान लेंगे 0, यहाँ से इधर गमन कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इंगित करते हैं। दूसरा है मूल बिंदु से उसकी दूरी और दिशा बतानी होगी। अगर यहाँ मूल बिंदु माने हैं तो ये कौन दिशा में जा रहा है वो बताना है, या कितना दूरी गया है वो बताना है। परिभाषा के रूप में समझेंगे, एक सरल रेखा पर चलते हुए कण की किसी क्षण स्थिति को परिणाम x से बताया जाता है। मात्रक के साथ x का संख्यात्मक मान मूल बिंदु से कण की दूरी बताता है और x चिन्ह धन या ऋण यह बताता है कि कण मूल बिंदु से देखने पर धनात्मक दिशा में है या ऋणात्मक दिशा में। यदि कण आगे की ओर बढ़ा और इसको धनात्मक से सूचित किए तो धनात्मक बताएगा। अगर कण पीछे की ओर गया तो ऋणात्मक से सूचित करते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करेगा। तो मूल बिंदु से ही पता चलेंगे कि ये धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। यहाँ दर्शाया गया है मूल बिंदु, यहाँ से पीछे की ओर ऋणात्मक है, आगे की ओर धनात्मक है। तो यहीं से प्रदर्शित होता है कि जो कण है या वस्तु है वो आगे की ओर गति कर रहा है या पीछे की ओर। सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति बताई गई है। हम जब मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे तो धनात्मक, दाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि तय की गई दूरी और विस्थापन। तय की गई दूरी का केवल परिणाम होता है, जबकि विस्थापन को परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। यदि हम यहाँ दर्शाएंगे दूरी, तो दूरी हो गया यहाँ से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। तो कोई भी दिशा में हम जा सकते हैं दूरी में, लेकिन विस्थापन दिशा के साथ साथ परिणाम भी बताता है।
तो विस्थापन सदिश राशि कहलाते हैं और दूरी अदिश राशि कहलाते हैं, क्योंकि सदिश राशि के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो वो विस्थापन में बताया जा रहा है कि परिणाम भी है और दिशा भी, तो ये सदिश राशि हो जाएंगे। और दूरी जो है केवल परिणाम बताता है, लगी अदिश राशि। यहाँ से बताया गया है, शुरू किए यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा है, तय की गई दूरी, और यहाँ विस्थापन बताया है। यहाँ जब जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये लंबाई में रास्ता बहुत बड़ा है। जब ऐसे सीधा जाएंगे तो विस्थापन के कारण कम दूरी तय करना पड़ा। तो ये जो पहला बिंदु ये है, ये बोलते प्रारंभिक स्थिति। यहाँ से कण आगे बढ़ा तो गया कौन स्थिति में, अंतिम स्थिति में। तो ये जो सीधे गया यही कहलाया विस्थापन। और यहाँ से यहाँ तय की गई ये कुल दूरी कहलाती है। तो दूरी जो होती है वो परिणाम बताती है, और विस्थापन जो होता है परिणाम भी बताया, साथ में दिशा भी बताती है। यहाँ विस्थापन के लिए तय की गई दूरी, यहाँ प्रारंभिक स्थिति बताया गया कि यहाँ चला है, और यहाँ पर अंतिम स्थिति बताया गया कि यहाँ पर रुक गया है। तो कण में हमेशा विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम दोनों मान को बताता है। यदि कण सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले तो विस्थापन का परिणाम और तय की गई दूरी दोनों बराबर होता है। अब हम यहाँ से बोले कि 5 किलोमीटर ही गया, तो ये दूरी हो गया, ये दूरी हो गया। अब यही बोले कि ई बिंदु से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, तो ये भी तो वही चीज है। तो यहाँ जो होगा दूरी बराबर विस्थापन होगा, दूरी बराबर विस्थापन। क्यों? क्योंकि दूरी भी उतना ही है और विस्थापन भी उतना ही ज्ञात हुआ, तो यहाँ दूरी बराबर विस्थापन होगा। सरल रेखा पर विस्थापन, सरल रेखा पर विस्थापन हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब सरल रेखा पर विस्थापन प्रदर्शित करना हो तो डायरेक्ट दूरी कहलाएगा, क्योंकि इसमें दिशा और जो परिणाम होंगे वो दोनों बराबर होंगे दूरी के। विस्थापन से हमें दो बातों का पता चलता है। पहला है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की सरल रेखा दूरी क्या है। दूसरा पता चलेगा प्रारंभिक स्थिति से देखने पर अंतिम स्थिति किस ओर अर्थात किस दिशा में है। यहाँ से देखेंगे ये बता रहा है मूल बिंदु 1 2 3, इधर से S1 में जा रहा है, इधर से आएंगे 3 2 1 S2 में आ रहा है, ये दिल हुए मीटर। तो ये सरल रेखा है, इस पर प्रदर्शित किया गया। सरल रेखा पर विस्थापन इस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं, एक धनात्मक के रूप में, एक ऋणात्मक के रूप में। ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। यदि कण का विस्थापन धनात्मक हो तो उसकी अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति के दाहिनी ओर होगी, धनात्मक है। यदि कण की विस्थापन ऋणात्मक हो तो उसकी स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर होगी, हमेशा बाईं की ओर होगी। यदि कण का विस्थापन शून्य हो तो उसकी स्थिति प्रारंभिक और अंतिम एक ही होगी। यहाँ पर है तो एक कोई चाल नहीं बदला है, होते हैं। अदिश और सदिश राशियां, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाता है। लंबाई, दूरी, समय, ये सब हो गया अदिश राशि। सदिश राशियां, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं हम सदिश राशि। साधारणतः वह शब्द का प्रयोग होता है सदिश राशि में 1 2 को छोड़कर। जैसे वह में आ जाता है एक दाब आ जाता है और एक समय आ जाता है, ये सब जो हो गया वो सदिश राशि नहीं है, वो अदिश राशि। तो वह शब्द का प्रयोग जितना में ज्यादातर होता है वो होते हैं सदिश राशि। इस बात को ध्यान में रखना होता है। विद्युत धारा की है तो विद्युत धारा अदिश राशि है, समय क्या है अदिश राशि है, और दाब क्या है अदिश राशि है। सदिशों का ज्यामितीय निरूपण हम किस प्रकार करेंगे, तो ये बताया गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सदिशों का निरूपण कर रहे हैं, यहाँ जब जाएगा 45 डिग्री तो इधर बता रहा है, जब जाएगा 60 डिग्री तो इधर की ओर विस्थापित बता रहा है। ये विस्थापन को प्रदर्शित किया जाता है, और विस्थापन में भी किसको, तो विस्थापन का ही सदिश बताया जाता है, सदिशों का निरूपण को। औसत चाल क्या है, तो किसी भी वाहन द्वारा चली गई कुल दूरी,
चली गई कुल दूरी, यानी जाने और आने में लगा कुल दूरी, यानी अगर गए 20 और आने में भी उतना दूरी पर से आ गए, यानी 20 20 40, और जाने आने में लगा कुल समय, अगर जाने में लगा 15 सेकेंड और आने में 5 सेकेंड, तो कुल समय, यानी कुल दूरी बटा कुल समय को जब हम अनुपात में भागा देते हैं तो वो आता है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी 20 20 40, और दूरी तय करने में लगा कुल समय 15 और 5 20, यानी कुल जो इसका औसत चाल आया वो अगर मीटर में माने हैं तो मीटर प्रति सेकेंड ही हो गया आंसर। इस प्रकार हम औसत चाल को व्यक्त भी करते हैं और इसकी परिभाषा देते हैं कि तय की गई कुल दूरी बटा लगा कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। इसके लिए आसानी ट्रिक भी है, 2x बटे x प्लस y, इसको भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। चाल क्या है? तो किसी वस्तु को अपनी दूरी भी जो दूरी प्रदर्शित करना होता है और उसमें जो लगा समय होता है, तो दूरी और समय को जब विभाजित किया जाता है तो वो चाल बताता है, यानी दूरी बटा समय को चाल कहा जाता है, यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और लगा कुल समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं। एक समान चाल क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय हो, जब समान समय में समान दूरी तय करने की बात हो तो उसे कहते हैं एक समान चाल। v बराबर s बटे टी, s बराबर बी टी, इस प्रकार हम व्यक्त करते हैं। चाल का मात्रक, चाल का मात्रक हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो चाल के मात्रक के लिए दूरी का मात्रक बटा समय के मात्रक को जब हम व्यक्त करेंगे तो वहां से चाल का मात्रक ज्ञात होगा। समय सेकेंड में मापा जाए तो चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा। समय को घंटा में मापा जाए तो चाल का मात्रक होगा किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ वस्तुओं की औसत चाल है कछुआ 0.1 मीटर प्रति सेकेंड, पैदल चल रहा मनुष्य 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, मधुमक्खी 4.4 मीटर प्रति सेकेंड, मंद जमीन में हवा 8.9 मीटर प्रति सेकेंड, चीता 26.7 मीटर प्रति सेकेंड, बाज 42.2 मीटर प्रति सेकेंड, सुपर फास्ट ट्रेन 70 मीटर प्रति सेकेंड, तूफान में हवा 89 मीटर प्रति सेकेंड, जेट वायुयान 200 मीटर प्रति सेकेंड, और 0 सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि 332 मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति 3.0 गुना 10 के पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड, और प्रकाश तो 3.0 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो चाल दिए हुए हैं मीटर प्रति सेकेंड में दिया, मतलब 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय कर रही है। असमान चाल, कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलता हो तब उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। जैसे हम मान लेते हैं 2 सेकेंड में चला 4 किलोमीटर या 4 मीटर, 4 सेकेंड में चलना चाहिए उसको 8 मीटर लेकिन वो चला 6 मीटर, 6 सेकेंड में चलना चाहिए उसको 12 मीटर लेकिन चला 10 मीटर। तो ये जो चाल चल रहा है यह असमान चाल है, क्योंकि समय के अनुदिश इसका चाल नहीं है, तो ये हो गए असमान चाल। समान और असमान गति का प्रायोगिक प्रदर्शन हम समझेंगे। नीचे की ओर गति, गुटखा खिसक रहा है, नत तख्ता इसको बोलते हैं नत तख्ता। यहाँ झुकाव कोण है, झुकाव कोण बना, ये क्षैतिज तख्ता है जो सीधा इस प्रकार रहता है। समान और असमान गति का प्रायोगिक प्रदर्शन, तो यहाँ जो बताया गया है ये बताया गया है समान स्तर पर कब होंगे? जब इनका जो मतलब ढुलाव जो होगा या खिंचाव जो होगा एक समान समय में परिवर्तन होगा, और यदि ऊपर से गति में आया और बीच में रुक जाए तो ये असमान हो जाएगा। तो एक ही चित्र से हम दो माध्यमों को आसानी से समझा सकते हैं। वेग, किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है। हमेशा याद रखना है कि वेग क्या है, तो वस्तु की चाल और दिशा दोनों को बताती है, वो वेग कहलाती है।
विस्थापन के समान एक विस्थापन जिस प्रकार विस्थापन सदिश राशि है उसी प्रकार वेग भी एक सदिश राशि है। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। वेग और चाल में हम अंतर भी समझ सकते हैं। वेग क्या होता है, समय के साथ दिशा को भी प्रदर्शित करता है, जबकि चाल जो होता है वो सिर्फ दूरी को यानी परिणाम को डिनोट करता है, दिशा को नहीं। तो वेग जो होता है सदिश राशि, चाल होता है अदिश राशि। कह रहा किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल बताती है कि वस्तु कितनी तेजी चल रही है और इसमें दिशा का ख्याल नहीं किया जाता है, यानी दिशा का वर्णन नहीं होता है। चाल वेग का सिर्फ परिणाम होता है। तो ये हो गया चाल। चाल सिर्फ परिणाम बताते हैं, दिशा नहीं। जबकि वेग जो होता है वो दिशा के साथ साथ परिणाम भी बताते हैं। इसीलिए वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। चाल और वेग में अंतर। अचर वेग में अचर चाल अंतर्निहित है, जबकि अचर चाल में अचर वेग अंतर्निहित नहीं है। यानी कि कह रहा है वेग में चाल निहित है लेकिन चाल में वेग निहित नहीं है, क्योंकि चाल में दिशा नहीं होती है जबकि वेग में दिशा होती है। त्वरण, त्वरण को कहते हैं इलिस्ट्रेशन। ए से सूचित करते हैं, छोटी ए से। कहता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो समय के साथ परिवर्तन करके अपना मान बढ़ाते हैं और आप त्वरण कहते हैं, और एक होता है समय के अनुदिश अपना चाल घटाता है और आप बोलते हैं मंदन या ऋणात्मक त्वरण। जेरा में चाल बढ़ता है धनात्मक त्वरण और जेरा में चाल घटता है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को ही कहा जाता है मंदन। तो ये हो गया त्वरण। त्वरण ए बराबर होता है v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। यानी हो गया अंतिम चाल प्रारंभिक चाल, अंतिम समय प्रारंभिक समय। जब इस प्रकार हम घटा के भागा देते हैं तो इलिस्ट्रेशन अर्थात त्वरण प्राप्त होता है। एक समान त्वरण, समय के साथ या वेग में परिवर्तन जब समान समय अंतराल में समान दूरी के लिए हो तो उसे हम बोलते हैं एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण हो गया। ग्राफ, ग्राफ दो चर राशियों के बीच संबंध को दर्शाने का एक सशक्त एवं सुविधाजनक विधि है। पहला अक्षों का चुनाव, हम अक्ष का यहाँ चुनाव करेंगे, इसको 0 मान लेंगे। स्केल का चुनाव, स्केल मानेंगे एक निश्चित दूरी पर, यहाँ स्केल बने होंगे एक निश्चित दूरी पर। बिंदुओं को चिन्हित करना, बिंदु को चिन्हित करेंगे हम ऊपर भी और दायां साइड भी। बिंदुओं को मिलाना, बिंदु को फिर मिलाएंगे जहां जहां मिलेगा। दूरी समय तालिका, एक समय एक तरफ लिखेंगे समय, एक तरफ लिखेंगे दूरी, इस प्रकार तालिका बनाएंगे। समय है दूरी है, समय है दूरी है, दिया गया है। यहाँ है 12:10 में 5 किलोमीटर, 12:20 में 10, 12:30 में 15, 12:40 में 20, 12:50 में 25, 1:30, 1:10 35, 1:20 में 40। अब इसको हम दर्शाएंगे व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए समय और दूरी। दूरी बराबर समय ग्राफ की व्याख्या करेंगे। यहाँ देखेंगे 12:10 में 0 था, यहाँ से शुरू हुआ है तो शुरू होके ही चल गया कहाँ पर 5 पर, 5 के बाद कहाँ गया 10 पर, 10 के बाद 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस प्रकार आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ ये दूरी बता रहा है किलोमीटर में, यहाँ समय बता रहा है सेकंड में। विभिन्न समय पर वस्तु की स्थिति दिखाने वाली दूरी समय ग्राफ। तो इस प्रकार हम दर्शाते हैं कि वस्तु किस प्रकार, ये वस्तु में किस प्रकार के त्वरण उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ जो दर्शाए गए हैं ये एक समान त्वरण के उदाहरण हैं। एक समान चाल से गति कर रही वस्तु की दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा पर होता है। इसको हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, यहाँ जो दिया रहेगा चाल रहेगा, यहाँ जो दिया रहेगा समय रहेगा, टाइम, इधर चाल। तो इसका जो समय ग्राफ होगा हमेशा इस प्रकार होगा। क्वेश्चन में इसी प्रकार से प्रश्नों को पूछते हैं और दर्शाया जो ऑप्शन में दिया रहता है, तो 4 गो ऑप्शन में दिया रहता है और 4 का 4 जो बना होता है इस प्रकार कोई बना रहता है, कोई इस प्रकार बना होता है, कोई और दूसरे तरह से बना होता है, इस प्रकार से बना होता है।
तो इन सबों में एक समान का हमेशा आंसर ये होगा। कह रहा है चाल बराबर तय की गई दूरी बटा तय करने में लगा समय। यहाँ कह रहा है ढाल या प्रवणता। ढाल या प्रवणता क्या है, तो ढाल इस प्रकार हम समझेंगे, इस प्रकार ये ढाल या प्रवणता है। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है √x² + y²। इस फॉर्मूलेटी से हम इसको ज्ञात करते हैं। ढाल के लिए ये सूत्र होता है, वो आगे की कक्षाओं में देखनी होती है। स्थिर वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थिर वस्तु के लिए समय दूरी ग्राफ यहाँ दर्शाया गया है। जब स्थिर वस्तु हो तो इस प्रकार। चाल समय ग्राफ, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील हो तो समय ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। यह देखा जाए, ये इसी चीज को हम यहाँ पर बताए हैं। यहाँ चाल है, यहाँ समय दिया हुआ है। यहाँ चाल समय ग्राफ की दूरी की गणना हम इस प्रकार करते हैं। असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ, यदि कोई वस्तु असमान चाल से गति करती हो तो उसकी दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होकर बल्कि एक वक्र रेखा होती है। असमान चाल मतलब अलग अलग समय में अलग अलग चाल होता है, उसे हम बोलते हैं असमान चाल। यानी कि कभी 10 के स्पीड से, कभी 15 का स्पीड से, पुनः 5 के स्पीड से, 25 के स्पीड से। जब चाल में अंतर लगातार हो तो उसे हम बोलते हैं असमान चाल। ये दूरी है, ये दूरी का समय ग्राफ बताया गया। ये समय है t1 में यहाँ था, t2 में आ गया, तो ये जो है ये है असमान चाल के उदाहरण। विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन तो किसी वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होती है और जिसमें दिशा प्रदर्शित होता है उसे विस्थापन कहते हैं। तो इसके लिए समय ग्राफ होगा। किसी वस्तु का सरल रेखा पर गति का वर्णन करने के लिए विस्थापन समय ग्राफ खींचना सुविधाजनक होता है। हम विस्थापन है, समय है, इस प्रकार दर्शा रहे हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है। इस प्रकार जो बना विस्थापन समय। अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। जब बराबर समय अंतराल में चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, किसी वस्तु का विस्थापन बराबर होता है, तब उसका वेग एक समान या अचर कहा जाता है। विस्थापन समय ग्राफ जितना अधिक खड़ा होगा, अर्थात उसकी ढाल जितनी अधिक होगी, वस्तु का वेग उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर ढाल देखेंगे, ढाल को अगर इस प्रकार दर्शाया गया हो, इस प्रकार, तो इसका चाल भी अधिक होगा। अगर इस प्रकार दर्शाया गया हो तो चाल कम होगा। ये विस्थापन में प्रदर्शित होता है। एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्र उस वस्तु के विस्थापन के परिणाम के हमेशा बराबर होता है। वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात होता है। जैसे व्यक्ति द्वारा विभिन्न समय अंतराल में कार द्वारा चला गया वेग स्थिरांक के बारे में जानेंगे। समय, कार का वेग और कार का, यहाँ पर कार का वेग दोनों को दर्शाया गया है। यानी एक है किलोमीटर प्रति घंटा में, एक है मीटर प्रति सेकंड। 0 समय में 0 0, 5 सेकंड में 9, ये किलोमीटर में, और इसको मीटर प्रति सेकंड में 2.5, 10 तो 18, 5.0, 15 तो 27, 7.5, 20 तो 36, 10, यहाँ 25 तो 45, यहाँ से 12.5, 30 तो 54, 15.0। इस प्रकार ये जो दिया हुआ है एक समान मतलब एक समान किसी वस्तु के वेग के बारे में दिया गया है, और जिसका समय ग्राफ हमेशा इस प्रकार बनेगा, हमेशा इस प्रकार। इसको याद रखना होता है। वेग है मीटर प्रति सेकंड में, समय है सेकंड में। यह देखो दर्शाया गया, इसी प्रकार के आलेख बनाए गए हैं। ये कब होते हैं, जब समान वेग में कोई चल रहा होता हो। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ सरल रेखा में होता है। वेग समय ग्राफ की ढाल के बराबर त्वरण होता है। वेग समय ग्राफ से त्वरण और विस्थापन दोनों प्राप्त किए जाते हैं। हमेशा याद रखना है कि त्वरण और विस्थापन दोनों ज्ञात इससे होंगे। असमान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ। यदि किसी सरल रेखा पर गतिशील वस्तु का त्वरण एक समान नहीं हो तो वेग समय ग्राफ कैसा होगा, तो ये देखना है। सरल नहीं, ये वक्र होंगे, ये वक्र रूप से होंगे, ये भी वक्र रूप से दिखाया गया है। तो यहाँ बताया है वेग, यहाँ समय, यहाँ वेग, यहाँ समय। ये असमान त्वरण के आलेख। आगे असमान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ, ये दोनों बताया गया, बिल्कुल सही है।
एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा में गति के लिए समीकरण वेग है समय है, ये दर्शाया गया है। यहाँ से बताया गया है ये है एक समान त्वरण जो बढ़ रहा है, सीधे की ओर बढ़ रहा है। इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो ये हो गया एक समान त्वरण के उदाहरण। सरल रेखा में एक समान त्वरण के साथ गति के लिए वेग समय ग्राफ, जिन्हें शुद्ध की गतिकीय समीकरण भी कहा जाता है। इस शुद्ध है जिसमें बताया गया कि एक सीधी रेखा में त्वरण बढ़ रहा है। वेग समय ग्राफ समीकरण v बराबर u प्लस at होता है। वेग विस्थापन समय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वेग विस्थापन समीकरण जो होता है v स्क्वायर बराबर vu स्क्वायर प्लस 2as। इसे कहते हैं गति का पहला समीकरण, इसे कहते हैं गति का दूसरा समीकरण और इसे कहते हैं गति का तीसरा समीकरण। इसे न्यूटन का पहला समीकरण, न्यूटन का दूसरा समीकरण, न्यूटन का तीसरा समीकरण भी कहते हैं। ऐसे बोलें तो ये वेग समय में होता है v बराबर u प्लस at। विस्थापन समय में होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और वेग विस्थापन में होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार हम गति के तीन समीकरण के बारे में जानते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग क्या होगा? किसी सरल रेखा में एक समान त्वरण से गतिशील कण के लिए औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का औसत होता है। हमेशा प्रारंभिक वेग क्या है और अंतिम वेग क्या है, दोनों को जोड़ के दूसरे भागा देते हैं तो एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग प्राप्त होता है। एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ हम इस प्रकार दर्शाएंगे। ये विस्थापन दर्शा रहा है, ये समय को दर्शा रहा है, ये इस प्रकार करा। एक समान त्वरण के लिए विस्थापन समय ग्राफ इस प्रकार दर्शाया जाता है कि ये बढ़ रहा है धीरे धीरे ऊपर की ओर, यानी समय में चेंजिंग के कारण ये बढ़ रहा है। ऐसे वक्र को परवलय कहा जाता है। हमेशा परवलय याद रखना कि इस प्रकार के जो आलेख बनते हैं इसे परवलयाकार आलेख कहते हैं, या इस प्रकार के जो आलेख बनते हैं इसे परवलयाकार आलेख कहते हैं। करा वृत्तीय गति, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन उसके परिणाम चाल में उसकी दिशा अथवा परिणाम और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है, यानी परिणाम में भी परिवर्तन होगा, दिशा में भी परिवर्तन होगा। तो वैसे हम जो वेग होता है या वैसे जो गति होता है इसे कहते हैं वृत्तीय गति। एक पथ पर हमेशा ये चलते रहता है। यहाँ दर्शाया गया है, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच इस प्रकार गति कर रहा है, तो ऐसे गति को हम बोलते हैं वृत्तीय गति। किसी वृत्त को अनंत भुजाओं वाले बहुभुज माना जा सकता है। इसे बहुभुज ही मानेंगे क्योंकि एक भुजा नहीं अनेक भुजा है। पथ पर चलने के लिए वस्तु को अपनी दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलनी पड़ती है। बदल रहा है, प्रत्येक बिंदु पर अपना पथ बदल रहा है। वृत्तीय पथ पर गतिशील कण अपनी दिशा लगातार बदलता रहता है, अर्थात उसका वेग लगातार बदलता रहता है, भले ही उसकी चाल एक समान हो। अतः वृत्तीय गति त्वरित गति का एक उदाहरण है। जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यहाँ दर्शाया गया एक कण है जो चल रहा है, तो इधर चलेगा तो इधर की ओर वेग, इधर जाएगा तो इधर की ओर वेग, इधर जाएगा तो इधर की ओर वेग, और यहाँ से नीचे की ओर जाएगा तो नीचे की ओर वेग लगाएगा। लेकिन हमेशा वस्तु को अगर हम नचा के इस प्रकार से फेंकें तो वो हमेशा सीधी रेखा में जाएगी, परवलयाकार में नहीं, हमेशा सीधी रेखा में गमन होगी। तो यहाँ से आता है कि यदि किसी वस्तु को घुमा रहे हैं और उसको छोड़ दें तो किस ओर जाएगा, तो हमेशा याद रखना है कि एक सरल रेखा में जाएगी। एक समान वृत्तीय गति में तो त्वरित गति का ही उदाहरण है जहाँ v बराबर होता है 2πr/t। यहाँ पर हो गया 2πr क्या होता है, परिधि होता है, और टाइम मतलब समय लगा, तो इससे हम वेग ज्ञात करते हैं।